जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 2। कल का लेक्चर ओरिएंटेशन पे था। आज हम लॉ के कुछ कंसेप्ट्स सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले शायद आपने किसी सब्जेक्ट में ये पढ़ा हो, सीखा हो कि पूरी दुनिया में जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं 3। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर लें, चाहे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी, इनके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही होती हैं। इवन हमारे घर के साथ जो करियाने वाला भी बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स उसने रेट लिस्ट को डिस्प्ले किया होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको अलग से लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके ऊपर लॉज एप्लीकेबल होंगे। हमारा कैफ 4 इससे पहले एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लॉज पढ़ते हैं। वो भी लॉज ऐसे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं, लेकिन वो वाले लॉज हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे अप्लाई होते हैं नॉर्मली। लेकिन कैफ 7 में जो हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं, ये वो लॉज हैं जो कि कंपनी पे अप्लाई होते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए शायद आप इससे पहले सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तो फेमिलियर हों, लेकिन शायद कंपनी के साथ इतने फेमिलियर नहीं होंगे कि कंपनी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने सबसे पहले लेक्चर में जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम उसमें हम ये सीखेंगे कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ गए ना, तो फिर इससे रिलेटेड जो लॉज है वो भी आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इवन आज ही के लेक्चर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आगे चल के हमने डिटेल में स्टडी करना है, और अगर आप बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसका मतलब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आगे चल के आप उनको आसानी के साथ समझ सकें। तो आज की क्लास का असल मकसद जो है वो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर करवाना है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन नई चीज सीखने के लिए एक बेहतर अप्रोच ये होती है कि आपके पास ऑलरेडी जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पे आप नई चीजें सीखें, तो इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने जा रहे हैं, कंपनी के फीचर्स सीखने जा रहे हैं, लेकिन हम कैसे सीखेंगे, इनको कंपेयर करते जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी की होंगी, और जो आपने शायद अपने सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ी हो, शायद लॉ में, शायद अकाउंटिंग में भी समटाइम वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मे बी आपने किए। तो हम उनसे कंपेयर करते हैं। पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक एक ही होता है, जिसका ओनर एक ही हो। देखिए, काम करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, हो सकता है काम करने वाले 20, 30, 50, 60, 100 लोग हो, लेकिन ओनर यानी मालिक एक ही होगा। वर्कर्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही ओनर होता है जो बिजनेस को ओन कर रहा होता है। इसमें जो वर्कर्स की तादाद है वो ज्यादा हो सकती है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। फिर चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 ओनर्स होते हैं। अगेन, इसमें वर्कर्स की तादाद इररेलेवेंट है। हम ओनर्स की, मालिकान की तादाद के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि ओनर्स की तादाद कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें आगे फर्दर कुछ एक्सेप्शन है, आपने पढ़ा होगा बैंकिंग बिजनेस में तादाद 10 होती है मैक्सिमम, और कुछ प्रोफेशनल फर्म्स में तादाद 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये लिमिटेशन। फिर आता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इसके ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ओरिजिन समझने से पता चल जाएंगे। आज से तकरीबन कोई 150-200 साल पहले जब ज्यादातर बिजनेस जब कंपनी का कंसेप्ट ही नहीं था दुनिया में कहीं, जो बिजनेस होते थे वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप स्टाइल में होते। और अगर आप देखें ना तो जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टाइल के बिजनेस है, इनमें ओनर्स खुद दुकान पे मौजूद होता है, यानी ओनर्स खुद बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। वर्कर भी रखे होते हैं लेकिन खुद बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। आप अगर घर से बाहर निकले, दाएं बाएं बाजार में निकले, आपको जितने भी शॉप्स वगैरह नजर आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली सब की सब सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड हैं और उनमें मालिक खुद मौजूद होता है, वहां पे डेली बेसिस पे बिजनेस में मौजूद होता है। कैश कलेक्शन वगैरह नॉर्मली वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा जो कॉमन फीचर था वो ये था कि जो ओनर्स हैं वही बिजनेस को मैनेज भी करते हैं। ओनर्स जो हैं वही बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, ओनर्स मैनेजर। इस बात से एग्री करते हैं आप? आपने ऑब्जर्व किया कभी? और इनके बिजनेस नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस होते हैं, इनके ऑपरेशंस नॉर्मली सिंपल होते हैं। चीज लाई बेच दी, ठीक है, या कोई सर्विस सेक्टर में है, सर्विस प्रोवाइड की, खत्म। जब 150-200 साल पहले मशीन इजाद हुई तो मशीन इजाद होने से जो ऑपरेशंस हैं वो काफी क्विक हो गए। वही चीज जो शायद इंसान एक दिन में एक प्रोड्यूस कर सकता था, मशीन की मदद से वो एक दिन में 50, 60 या 100 की तादाद में प्रोड्यूस होने लगी। यानी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। और इसमें चूंकि ह्यूमन एरर भी नहीं होता था, वो मशीन हड़ताल वगैरह भी नहीं किया करती थी, मशीन पे में इंक्रीज भी नहीं मांगा करती थी, तो जो एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने मशीन को अप्रिशिएट किया और इसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस में ऐड किया। अब जब मशीन को या मशीनरी वर्क को अपने बिजनेस ऑपरेशन में ऐड किया तो नो डाउट उन्हें बेनिफिट तो बहुत हुआ। उनकी वही प्रोडक्शन जो स्मॉल स्केल पे होती थी वो लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गई, ठीक। लेकिन इसके साथ ही साथ उनको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी फेस करना पड़े। जो दो बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे लॉ से रिलेट करते हैं वो ये हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी फॉर्म ऑफ, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात होगी ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरी थी वो काफी एक्सपेंसिव होती थी। आज भी अगर आप देखें, किसी भी एयरलाइन सेक्टर है, आपने एक जहाज खरीदना हो, अगर आपने एयरलाइन बनानी है कितने में पड़ेगा? अगर आपने टेक्सटाइल मिल ओपन करनी है, एक मशीनरी इंपोर्ट करना पड़ती है, आपको कितने में पड़ेगी? तो मशीनरी उस वक्त, आज जब इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जब स्टार्ट में ये इजाद हुई होगी तब कितनी ज्यादा महंगी होगी? बहुत ज्यादा महंगी होती थी। 1-2 लोग छोड़ 10-12 लोगों के मिल के भी इतने पैसे नहीं होते थे कि मशीनरी को खरीद सके। फिर दूसरा मसला ये आता था कि चलो पैसे डाल डूल के मशीनरी अगर खरीद भी ली तो उसको चलाएंगे कैसे? उसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता था, कम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते थे, उसको आम आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक छोटी सी मशीनरी है, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको जनरेटर चलाना, ऑन करना, बाकी कुछ नहीं, ऑन करना और ऑफ करना आता है? ठीक है, ये 5, 7, 8, 10 लोग हैं, ठीक है। तो ये हालांकि निस्बतन एक कॉमन चीज है। तो जब ये चीजें इतने हम ऑपरेट नहीं कर सकते तो जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी होगी वो भी आम बंदा नहीं ऑपरेट कर सकता। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी जरूरत है, स्किल्ड पर्संस की। ये 2 प्रॉब्लम्स थी। अब इसका हल निकाला उन्होंने। हल कैसे निकाला? सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म में ये भी उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इन दोनों का मसले 2 हैं बड़े, और भी छोटे मोटे हैं लेकिन बड़े मसले 2 हैं, इनका हल एक है। क्या? एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए जिसे हम कहेंगे कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसने पैसों का मसला कैसे हल किया?
इसने कहा सर सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक होता है, पार्टनरशिप में ओनर मैक्सिमम 20 है, हम मैक्सिमम ओनर्स की तादाद को अनलिमिटेड कर देते हैं, कोई लिमिट रखते ही नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें ओनर्स की तादाद अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी पैसा इकट्ठा कर, लोगों को इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करना चाहें कर सकते हैं। एक्सपेंसिव वाला मसला हल हो गया। दूसरा मसला कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के, इसके ऑपरेशंस बड़े मुश्किल। उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन मुश्किल है तो नो प्रॉब्लम, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में तो ओनर बिजनेस में बैठा होता था, खुद चलाता था बिजनेस को, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बड़ा सेटअप है, इसमें खुद मशीनरी चलाने की क्या जरूरत है। आप क्यों ना जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लोग हैं उनको हायर कर लें, उनको एम्प्लॉय रख लें, आपके बिहाफ पे वो मशीनरी चलाए। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए फिर उन्होंने डिसाइड किया ओनर्स ने कि हम पैसा तो कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस में, महंगी महंगी मशीनरी तो खरीद लेंगे, लेकिन उसको खुद नहीं चलाएंगे, उसको चलाने के लिए कुछ दूसरे लोगों को हायर कर लेंगे। यह है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फीचर्स। ठीक है, इसमें अगर कोई ओनर ऐसा होता था कि उसको खुद मशीनरी भी चलानी आती है, वो खुद इंजीनियर भी है, मालदार भी है, इंजीनियर भी है, तो चलो वो खुद ही बिजनेस का मालिक भी बन जाए, खुद मशीनरी भी चला दे, इतराज कोई नहीं। लेकिन नॉर्मली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो अलग लोग होते हैं, और जो बिजनेस को चलाने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए टेक्निकल स्किल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कि नॉर्मली जो पैसा जिन लोगों के पास होता है उनके पास नहीं होती। तो ये एक ओरिजिनेशन है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फीचर, आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? Yes, sir. अच्छा, अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या होता है? शाबाश, के ओनर और बिजनेस सेपरेट पर्सन होते हैं, ओनर की ट्रांजैक्शंस अलग, बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन इसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की बजाय नाम दिया गया है सेपरेट लीगल स्टेटस, जो हमें क्या बताता है, ओनर्स का लीगल स्ट्रक्चर लीगल स्टेटस अलग है, बिजनेस का लीगल स्टेटस अलग है। ओनर्स की ट्रांजैक्शन लीगली उसकी अपनी ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन, कंपनी की ट्रांजैक्शन लीगली भी उसकी अपनी ट्रांजैक्शन है। यानी लॉ ने भी इस कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है दोनों लोग सेपरेट हैं, कंपनी अलहदा बंदा और ओनर्स अलहदा। ठीक है, यानी आप अलहदा पर्सन है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, क्या आप एक इंसान हैं, क्या आप पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या आप एक इंडिविजुअल हैं? यस हैं, ऑफ कोर्स है। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पाकिस्तान का शहरी होने की वजह से क्या खसूसियात हासिल होती हैं, आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड, क्या खसूसियात, आप चाहे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप चाहे कोई भी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, आप चाहे कहीं पे जॉब कर सकते हैं, आप लोगों के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप लोगों से उधार ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं, और कोई वापस ना करे उसके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको किस वजह से, इस आपकी आइडेंटिटी, लॉ आपकी आइडेंटिटी एक्नॉलेज करता है, इस वजह से आपको ये खसूसियात हासिल हुई हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई पर्सन ऐसा है और इंडिया से उठ के पाकिस्तान में आके बैठ गया, उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, क्या वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सकता है? बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर, कहीं पे जॉब कर सकता है? नहीं कर सकता। बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लॉ उसका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं एक्नॉलेज करता। लॉ कहता है पाकिस्तान में उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में लीगल स्टेटस किसका? पाकिस्तान इंडिविजुअल्स का। अच्छा, सारे इंडिविजुअल्स का तो है ही है, इंडिविजुअल्स का तो है ही है। अच्छा, फर्ज कीजिए पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, लेकिन आपको कोई कहता है पाकिस्तान में जो लोग हैं वो 20 करोड़ 50 लाख है। आप कहें 20 करोड़ तो लोग ये हो गए इंसान सारे, ये ऊपर 50 लाख कौन है? क्या ये खलाई मखलूक है? नहीं, खलाई मखलूक नहीं है।
ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कंपनीज हैं। लॉ इंडिविजुअल्स के साथ साथ कंपनीज को भी एक पर्सन के तौर पे, एक शख्स के तौर पे, एक आदमी, एक इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन वो ये कहता है दोनों पर्सन हैं, दोनों पर्सन। लफ्ज पर्सन में दोनों लोग आएंगे, नेचुरल पर्सन भी, आर्टिफिशियल पर्सन भी हैं, दोनों पर। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नेचुरल पर्सन सांस लेता है, खाता पीता है, आर्टिफिशियल पर्सन खाता पीता नहीं। नेचुरल पर्सन खुद अपने बिहाफ पे खुद काम कर सकता है, उसके अपने हाथ पैर हैं, ठीक है, उसने कोई काम करना खुद कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन चूंकि उसके अपने, वो सिर्फ लीगल उसका स्टेटस है, इनफैक्ट कहीं पे उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसके चूंकि हाथ पैर नहीं है, उसने अगर कोई काम करना हो वो खुद नहीं कर सकता, दूसरे लोगों का मुख्ताज है, उसके बिहाफ पे कुछ दूसरे लोग काम करेंगे। ये जो कंपनी है ना, कंपनी, इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है इसके ओनर से। लॉ ओनर्स को तो एक पाकिस्तान का शहरी रिकॉग्नाइज करता ही करता है। जो कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं, लॉ उनको भी एक सेपरेट लीगल स्टेटस देता है, कहता है आपका भी एक लीगल स्टेटस है। अब यहां पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये कि सेपरेट लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस का मतलब क्या है और सेपरेट होने का मतलब क्या है? लीगल स्टेटस का मतलब यह है कि उसकी एक लीगल रिकॉग्निशन है, कानूनी पहचान है, एक स्टेटस है, आइडेंटिटी है। अगर वो कंपनी चाहे, देखिए एक है फैसल, एक है फैसल लिमिटेड। फैसल लिमिटेड एक कंपनी है, फैसल एक नेचुरल पर्सन है। फैसल अगर चाहे तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यस। फैसल लिमिटेड कंपनी है, फैसल लिमिटेड अगर चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, यस, क्योंकि उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसका लीगल स्टेटस है, उसका लीगल स्टेटस है। कोई गैर कानूनी तौर पे इंडिया से बंदा पाकिस्तान आ जाए, क्या वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नहीं खरीद, क्यों? उसका लीगल स्टेटस नहीं है। अगर आपका लीगल स्टेटस है, आप एसेट्स को ओन कर सकते हो। एसेट्स को ओन करने का मतलब क्या है? खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हो, खरीद के अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हो। अब जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो फैसल लिमिटेड कंपनी ने खरीदी, वो किसके नाम पे होगी? बस फैसल लिमिटेड कंपनी के नाम पे, वो फैसल के नाम पे नहीं होगी। अगर लीगल स्टेटस है कंपनी का तो कंपनी एसेट्स को खुद ओन कर सकती है। अच्छा, अगर एसेट उसके हैं तो लायबिलिटी भी उसकी नहीं होगी। अब मुझे बताइए, अगर फैसल एक नेचुरल पर्सन है और उसके साथ एक फैसल लिमिटेड है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बिल्डिंग है, वो फैसल लिमिटेड ने खरीदी, क्या फैसल लिमिटेड उसको ओन कर सकती है? कानून की किताबों में ओनर का नाम, उस प्रॉपर्टी के ओनर का नाम फैसल लिमिटेड आ सकता है? यस, आ सकता है। अच्छा, आप बताइए, जो उस प्रॉपर्टी का बिजली का बिल आएगा महीने के बाद, वो किसके नाम पे आएगा? वो भी फैसल लिमिटेड है। तो इसका मतलब है अगर एसेट फैसल लिमिटेड के हो सकते हैं तो लायबिलिटीज भी तो उसकी हो सकती है। तो फैसल लिमिटेड कंपनी अपने डेट्स के लिए भी खुद लायबल है। अब जो बिजली का बिल आएगा वो भी फैसल लिमिटेड ने देना, फैसल ने नहीं देना, चाहे फैसल ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों ना की हो। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि जिस भी कंपनी का लीगल स्टेटस है, लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, वो एसेट्स को ओन भी कर सकती है, वो अपनी लायबिलिटीज के लिए भी खुद लायबल है। एसेट की खुद मालिक है, लायबिलिटीज की खुद देनदार है। एसेट्स की खुद मालिक है, लायबिलिटीज की खुद देनदार है। एसेट्स की खुद मालिक है, लायबिलिटीज की खुद दे। ये किस वजह से है? लीगल स्टेटस की वजह से। कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। अगर किसी को एम्प्लॉय के तौर पे अपॉइंट करना है तो फैसल लिमिटेड के नाम से होगा, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लोगों के खिलाफ केस करने हो, लोगों ने इसके खिलाफ केस करने हो, वो भी नाम से हो सकते हैं। भैया कुछ समझ आए? अच्छा, लीगल स्टेटस समझ आया। सेपरेट लीगल स्टेटस में इसमें लफ्ज सेपरेट से क्या मुराद है? किससे सेपरेट किया जा रहा है इसको? इसके ओनर से, इसके ओनर से।
क्लासिक केस है सेपरेट लीगल स्टेटस के ऊपर, ट्रू केस। अब नाम चेंज कर रहा हूं, कुछ फैक्ट्स भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आपने कंसेप्ट के ऊपर बेसिक कंसेप्ट ट्रू है। एक पर्सन था फैसल। अब देखें कंपनी खुद ब खुद तो वजूद में नहीं आ जाती ना, उसकी जाके रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और बिलाखिर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद चल फिर नहीं सकती, उसके अपने हाथ पैर नहीं है, वो मुख्ताज एग्जिस्ट जरूर कर रही है लेकिन दूसरों की मुख्ताज है, दूसरे उसके बिहाफ पे काम करेंगे। तो फैसल लिमिटेड गया रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, उनसे कहने लगा सर एक कंपनी रजिस्टर करवानी है, उस कंपनी का नाम है फैसल लिमिटेड। फैसल लिमिटेड, उन्होंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। फैसल ने कहा कि इस कंपनी में पैसे सारे फर्ज कीजिए मैं लगाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है जो मर्जी लगाए, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब कंपनी के पास पैसे आ गए फैसल के 100 मिलियन, कंपनी उनके साथ अपनी ट्रांजैक्शन कर रही है। फैसल ने क्या किया, फैसल एक पार्टी से मिला, ठीक है, जमाल से कहने लगा तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, मुझे बेच दो। जमाल ने कहा ठीक है 100 मिलियन लाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारी। दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया कि महीने के बाद पैसे देंगे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी 100 मिलियन। महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से हो गई 60 मिलियन। अच्छा ये एग्रीमेंट किनके दरमियान में हुआ? फैसल लिमिटेड के दरमियान, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक। फैसल ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी बाय नहीं करूंगा, मैं ये प्रॉपर्टी बाय नहीं करूंगा। बताइए क्या अब पैसे पड़े हुए हैं, फैसल के पैसे पड़े हुए हैं यहां पे 200 मिलियन, जो उसने बिजनेस में लगाए थे, फर्ज कीजिए जितना भी 100 मिलियन 200 मिलियन। फैसल ने कहा मेरे पास पैसे, मेरे पास 60 मिलियन भी नहीं है, बच रहा था 60 मिलियन। जमाल ने कहा तुम्हारी कंपनी इसमें पड़े तो हुए, और केस कर दिया कि फैसल लिमिटेड की कंपनी से पैसे लेके मुझे दिए जाएं और ये एग्रीमेंट के मुताबिक मैं प्रॉपर्टी फैसल को ट्रांसफर करूं। बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन की पेमेंट कंपनी के खातों से होगी? क्यों नहीं होगी? ओनर का सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी की ट्रांजैक्शन के लिए ओनर नहीं लायबल, ओनर की ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी नहीं लायबल, नहीं कर सकता। अगली एग्जांपल सुने, फैसल गया, इस कंपनी ने सेल परचेज कर रहे थे, फैसल गया कुछ फैसल लिमिटेड के डेटर्स के पास, डेटर्स ने 30 मिलियन पे करना था, और फैसल जाके डेटर को कहने लगा भाईजान ये कंपनी मेरी है, सारा पैसा मेरा है, तो तुम 30 मिलियन दे नहीं रहे, चलो ऐसा करो मुझे 30 में से 20 मिलियन दे दो। 30 में से 20। क्या डेटर्स फैसल को पेमेंट करने के लिए लायबल हैं? नहीं, क्योंकि ये याद रखें जो कंपनी का ऑनर होता है ना, इसे नाम देते होते हैं शेयर होल्डर या मेंबर का। जैसे पार्टनरशिप के ओनर को क्या नाम देते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर का सोल प्रोप्राइटर। कंपनी के ओनर को क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर का। कंपनी के ओनर को क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर का। तो फैसल लिमिटेड का शेयर होल्डर है, मेंबर है, लेकिन चूंकि दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है तो इसीलिए फैसल कंपनी के डेटर्स से डायरेक्टली पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। ये जो डेटर्स हैं ये किसके देनदार हैं? फैसल लिमिटेड के, फैसल के नहीं। ये वही कंसेप्ट, कंपनी ओन्स इट्स एसेट्स, कंपनी के जो एसेट है किसकी ओनरशिप है? कंपनी की। ये एसेट कंपनी की ओनरशिप है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर है, कंपनी के एसेट्स के ओनर नहीं है। ये बात समझ आई? शेयर होल्डर्स
कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के एसेट्स के ओनर नहीं है। कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज में जो डीलिंग होगी वो कंपनी करेगी, वो उसके ओनर या शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते। भी ये बात समझ, सेपरेट लीगल स्टेटस समझ आया? कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स सेपरेट पर्सन है और कंपनी सेपरेट पर्सन है। कंपनी के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो कंपनी के होंगे, शेयर होल्डर्स के नहीं। शेयर होल्डर्स ओन कंपनी बट नॉट इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के खुद मालिक है। भाई ये बात समझ आए? ये बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, ये बाद में आगे चल के इनकी एप्लीकेशन सामने आएगी। आप सोच रहे होंगे फर्क क्या पड़ता है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। मैथ में पढ़ा था तो ए इज इक्वल टू सी हो गया। शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, कंपनी एसेट्स को ओन करती है, तो शेयर होल्डर एसेट्स को ओन करते हैं, ऐसे। लेकिन लॉ कहता है ऐसे नहीं है, फर्क है। ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, लेकिन ए इज इक्वल टू सी नहीं है। वरना फैसल खुद जाके कंपनी के पैसे लेता है, वरना वो जो जिसके साथ प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई थी वो प्रॉपर्टी के पैसे कंपनी से ले लेता। कहते नहीं, दोनों सेपरेट लीगल स्टेटस। ये पॉइंट सारे समझ आ गए? चल अच्छा, ये फीचर्स मैंने लिखे तो हैं, लेकिन लाजमी नहीं ये सारे फीचर्स आज ही डिस्कस हों। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है, खासतौर पे कोई भी सब्जेक्ट जो स्टार्ट में होता है ना उसकी पेस स्लो होती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। शुरू में कंसेप्ट गलत बिल्ड हो जाए ना अगर कोई, वो बाद में जो है ना वो ज्यादा मसला करता है। तो आपने इस बात पे नहीं परेशान होना कि सर एक एक कंसेप्ट में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, सारे लेक्चर में सारे खत्म क्यों करेंगे। मेरा टारगेट है नहीं खत्म करना, सारे समझाना मेरा टारगेट है, खत्म करना आज के लेक्चर में नहीं, और होंगे भी नहीं। ये मुझे पता है, एक पॉइंट पे आके यहाँ पे आके टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद भी सेपरेट लीगल स्टेटस समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। कंपनी का स्टेटस अलग है और इसके ओनर का स्टेटस अलग है। अब अगला फीचर सुने, जो कंपनी में और पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में फर्क है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, यानी कंपनी के ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट सेपरेट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कंपनी इटसेल्फ और कंपनी के शेयर होल्डर सेपरेट है। अब हम क्या कह रहे हैं, कंपनी के ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट सेपरेट है। यानी अगर इन दोनों को मिला के पढ़े ना तो हमारा ये कंसेप्ट बनेगा, कंपनी अलग पर्सन है, ओनर्स इसके अलग हैं और इसके मैनेजर्स अलग हैं, लीगली अलग है। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नॉर्मली क्या होता है, जो ओन करता है वही बिजनेस को मैनेज भी करता है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली बिजनेस के मालिक कुछ और लोग होते हैं और बिजनेस को रन करने वाले, चलाने वाले और लोग होते हैं। और इसकी रीजन बिल्कुल सिंपल है कि बिजनेस को चला, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपके पास अगर फर्ज कीजिए आप पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप बिजनेस एजुकेशन मेरे पास है, बिजनेस चलाने के लिए मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन मे भी आपके पास इतने पैसे ना हो कि बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। और जिस बंदे के पास पैसे हैं हो सकता है उसके पास इतने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल ना हो कि बिजनेस को चला सके। तो फिर बात कैसे बनेगी कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे डालेगा और जिसके पास स्किल है वो अपने स्किल लगाएगा और फिर बिजनेस चलेगा। यानी ओनरशिप और सेपरेशन, मैनेजमेंट सेपरेशन। और नॉर्मली अगर आप देखें ऐसा ही होता है, आप उठा के देख ले हमारे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इनके ओनर कौन है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। अब ये कुछ दिन पहले वो क्लिप सा चल रहा था मलिक रियाज साहब का कि वो कह रहे मैं मैट्रिक पास हूँ सिर्फ, ठीक है। तो लेकिन कंपनीज है, बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के फर्क, पैसा है, पैसा है, इन्वेस्ट कर, लेकिन क्या आपके ख्याल में वो खुद जाके कंस्ट्रक्शन करते होंगे? वो तो बड़े बड़े डिसीजन करते होंगे, कंस्ट्रक्शन तो इंजीनियर करते होंगे, वो खुद कंस्ट्रक्शन करना चाहे नहीं कर सकते।
तो इसीलिए याद रखें, चूंकि लार्ज स्केल पे बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑपरेशन कम्प्लेक्स होते हैं, तो नॉर्मली होता है जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास स्किल नहीं है, और जिन लोगों के पास स्किल है उनके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो जहाज खरीद सकता है, वो जहाज उड़ा नहीं सकता, और जो पायलट है जहाज उड़ा सकता है, जहाज खरीद नहीं सकता। तो बात कैसे बनेगी? जब मालिक पैसे वाला और स्किल वाला दोनों मिलेंगे। तो यहां पे फिर क्या होता है कि जो कंपनी के मालिक हैं वो कंपनी रेगुलेटर के पास जाके कंपनी बनवा लेते हैं, इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं, बनाने से मुराद रजिस्टर करवा लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, मशीनरी भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए उन्हें कुछ दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं मैनेजर्स, या लॉ की आम जबान में कहते हैं मैनेजर, और लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं डायरेक्टर्स। शाबाश, डायरेक्टर्स। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेपरेट होते हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो सेपरेट है। शेयर होल्डर्स नॉर्मली सेपरेट हैं, डायरेक्टर्स सेपरेट। शेयर होल्डर्स कौन है? जो बिजनेस के मालिक हैं। डायरेक्टर्स कौन है? जो बिजनेस को चलाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? शेयर होल्डर सेपरेट, डायरेक्टर्स सेपरेट। शेयर होल्डर सेपरेट, डायरेक्टर्स सेपरेट। शेयर होल्डर सेपरेट, डायरेक्टर्स सेपरेट। ये है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा नॉर्मली शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सेपरेट होते हैं, नॉर्मल, हमेशा नहीं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, वाले साहब भी MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर थे, खुद भी डॉक्टर हैं, और वाले साहब ने भी पैसे अच्छे खासे कमाए, खुद भी कमाए, अब खुद का अस्पताल भी खड़ा कर सकते हैं, उनमें टेक्निकल स्किल भी है, ऑपरेशन भी कर सकते हैं मरीजों का, और अस्पताल भी खड़ा करते हैं। ऐसे लोग फिर पॉसिबल है कि वो शेयर होल्डर भी हों और वो डायरेक्टर्स भी हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। होता जरूर है, आगे हमारे सिलेबस में आएगा भी, इसलिए मैं भी यहाँ पे बता, ये ना बाद में कई सर पहले गलत पढ़ाया था कि अब गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले भी सही पढ़ाया, उस वक्त भी सही पढ़ाओ, कि नॉर्मली सेपरेट होते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभार इकट्ठे भी हो सकते हैं। क्या कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है? यस। क्या कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है? यस, हो सकता है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और, अब आपको नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है? नेचुरल पर्सन कौन होता है? फैसल, फैसल नेचुरल पर्सन जो खाता पीता है, भागता दौड़ता है। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? फैसल लिमिटेड कंपनी, जिसकी कहीं पे एग्जिस्टेंस नहीं है, जो आपको कहीं फिजिकली नहीं नजर आएगी, लेकिन कानून की किताबों में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है। उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा टेक्निकल कंसेप्ट आ गया है, मैंने कहा चले अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं, फेंक दीजिएगा इसको, नो प्रॉब्लम। जो कंपनी का मालिक चलाने वाला है, जिसने चलाना है, उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। एक कंपनी के डायरेक्टर सारे के सारे नेचुरल पर्सन होने जरूरी हैं, लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अब एग्जाम लेवल के 2 क्वेश्चन पूछूं, अगर समझ आ गया तो, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर समझ आ गई तो समझ लीजिए ICAP की केस स्टडी के 2 नंबर आपने सॉल्व कर लिया। फैसल लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट फैसल एज इट्स डायरेक्टर, कर सकते हैं क्या नहीं? फैसल लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट जमील लिमिटेड एज इट्स डायरेक्टर, क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्टर के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी, आर्टिफिशियल डायरेक्टर अपॉइंट। शाबाश। अब अगली मिसाल सुने। फैसल वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ फैसल लिमिटेड। फैसल लिमिटेड, जमाल लिमिटेड वांट्स टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ फैसल लिमिटेड। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। डायरेक्टर्स नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं,
हो सकता है प्रैक्टिस में जाए तो आपको पता चले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब के शेयर होल्डर्स में एक दूसरी कंपनी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम आ रहा होगा, लेकिन जब आप बैंक ऑफ पंजाब के डायरेक्टर्स की लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हमेशा कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ही होंगे, नेचुरल पर्सन ही होंगे। वो नेचुरल पर्सन मेल भी हो सकते हैं, वो नेचुरल पर्सन फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होंगे कोई। भाई सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट वाला पॉइंट समझ आया? अक्सर होती है लेकिन कभी नहीं भी होती। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। ओह, अगर ये कंसेप्ट आज आपने समझा शेयर कैपिटल का, तो बस और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है आज, अगर शेयर कैपिटल का कंसेप्ट समझ लिया। एक होता है कैपिटल, एक होता है शेयर कैपिटल, दोनों में फर्क है। आपने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस किए, उनमें क्या होता था? कैपिटल होता था। सोल पर IFRS 15, इसका मतलब है आपने FR1 पढ़ी हुई है, FR1 पढ़ी हुई है। अच्छा, मैं समझा इंट्रो पढ़ के आए हुए हैं, फिर तो बड़ी आसानी हो गई। चले मैं अज्यूम करता हूं आपने FR1 नहीं पढ़ी हुई। क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो होगा ऐसा जिसने FR1 नहीं। शाबाश, ये भाई के लिए, ये भाई के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर जो पैसे घर से लेके आता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप में ओनर जो पैसे घर से लेके आता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप में उसे भी कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं किए हुए, उसे भी कैपिटल कहते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे ओनर्स घर से लेके बिजनेस में डालते हैं, जैसे शेयर कैपिटल, इसका मतलब है कैपिटल में और शेयर कैपिटल में फर्क आ गया। कैपिटल की टर्म यूज होगी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में, शेयर कैपिटल की टर्म यूज होगी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब जरा आगे सुनिए, शेयर कैपिटल में और कैपिटल में फर्क क्या है? शेयर कैपिटल में होता यह है, जब आप कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं ना, तो रजिस्ट्रार पहले आपसे पूछता, जो कंपनी रजिस्टर करने वाला है उसका नाम है रजिस्ट्रार। उसका नाम रजिस्ट्रार क्यों है? क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रार पूछता है भाईजान कंपनी रजिस्टर करवानी है? हाँ, आपका आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला। अच्छा, मुझे ये बताइए शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितना होगा इस कंपनी का? 100 मिलियन। हमने कहा ठहर जाओ, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप चलाई है, पार्टनरशिप चलाई है, उसमें तो कभी किसने पूछा कितना कर? उसमें तो हमारी मर्जी होती थी। बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस में पैसे डाले, जब कभी पैसों की जरूरत पड़ी पैसे निकाल लिए। कैपिटल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये क्या, तो ये तो हमसे क्या सवाल पूछे मैक्सिमम कितना? हमारी मर्जी, हम जितना मर्जी डालें। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चीजें ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक, लॉ के उसूलों के मुताबिक चलेगी। हम किसी कंपनी को इजाजत नहीं दे सकते कि इन बाउंड्री लाइंस के बाहर जाए। आपको एक बाउंड्री लाइन हमें बतानी पड़ेगी कि आपका मैक्सिमम शेयर कैपिटल इतना हो। हाँ, एक्चुअली आप उससे कम चलाएं, लेकिन मैक्सिमम जितना आप लाइफ टाइम समझते हैं ना कि इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो हमें लिखवा दे। वो मैक्सिमम लिमिट हम यहाँ पे नोट कर देंगे। आप उससे अंदर अंदर जितना मर्जी शेयर कैपिटल डाले बिजनेस में, कोई मसला नहीं। उससे ऊपर जाना होगा ना तो दोबारा आके हमसे इजाजत लीजिए। ये इसलिए लिमिटेशन लगाई होती है कि कोई भी कंपनी कहीं टू बिग ना हो जाए, इतनी बिग कि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो। तो उन्होंने कहा आप हमारे पास अपने पैरामीटर्स लिखवाएं, बढ़ाना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज कीजिए कोई मेडिकल कॉलेज है, उसकी एफिलिएशन करो, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एफिलिएशन करो, वो उनसे पूछे, आपसे पूछेंगे बताइए मैक्सिमम सीट्स कितनी है, मैक्सिमम स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है। उससे कम कम में आप जितने मर्जी पढ़ाएं, अगर उससे ज्यादा पढ़ाने, अच्छा ये भी नहीं कह रहे कि ज्यादा हो ही नहीं सकते, ज्यादा करवाने ना तो हमारे पास आइएगा, हम अंदाजा लगाएंगे कि आपकी सहूलियात वगैरह ठीक है तो आपकी तादाद बढ़ा देंगे। तो उसी तरह कंपनी को कहा कि तुम सबसे पहले हमें मैक्सिमम बताओ। इन भाईजान ने कहा जी मेरा ख्याल है हमें मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी इसमें, लेकिन वो तो होगी थोड़ी सी 1 साल बाद, थोड़ी सी 2 साल बाद, थोड़ी सी 5 साल बाद, थोड़ी सी 10 साल में जाके 10 करोड़ होगी। अभी तो शायद हम 1 करोड़ से ही बिजनेस शुरू करें।
तो रजिस्ट्रार ने कहा बेफिक्र रहे, मैं जो आपसे अमाउंट पूछ रहा हूं वो है मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी इशूड। ये वो अमाउंट नहीं है एक्चुअल अमाउंट विच विल बी इशूड टुडे, वो नहीं है। ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी इशूड, विच मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी इशूड। वो कितनी हो गई? वो हो गई 100 मिलियन। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी में पहले से बताना होता है कि आपका मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा। इसका पूरा नाम होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ शेयर कैपिटल रखें, ठीक है। पहला फर्क ये सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में ऑथोराइज शेयर कैपिटल का कंसेप्ट नहीं होता। यहां पे हो गया। हमने कहा अच्छा अगला फर्क, उन्होंने कहा कि ये 100 मिलियन है, क्या ये 100 मिलियन एक ही बंदा देगा? 2, 10, 50 या 1000 या अनलिमिटेड, जितने भी हो सकते हो, जितने भी हो, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा अच्छा फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक बिजनेस है, इसमें आप हिस्सा डालें, साल बाद जितना प्रॉफिट होगा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इस बिजनेस के मैंने कर दिए 100 हिस्से। कितने कर दिए? ये तोड़ दिया 3, 4, 5, ये 100 नहीं बनेंगे, बस आपने समझ लेना है कि ये सारे 100 हिस्से हैं। एक हिस्से की कीमत है 1 मिलियन। इन्होंने कहा सर मैं हिस्सा खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा कितने? इन्होंने कहा 1। मैं इनसे 1 मिलियन लूंगा, एक हिस्सा काट के इनको दे दिया, ये हिस्सा निकल गया। इन्होंने कहा सर मुझे 2 हिस्से दीजिए 2 मिलियन। मैंने कहा अच्छा अब इनको एक ही हिस्सा दूं, उसके ऊपर 2 मिलियन लिख दूं कि इनको 2 हिस्से दूं? 2 हिस्से, क्योंकि पूरा बिजनेस की जो वैल्यू है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और ये बेसिकली प्रिंटेड होते हैं, यहाँ पे तो आपको खाली नजर प्रिंटेड होते हैं, इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, वैल्यू लिखी होती है और सारी दूसरी चीजें लिखी होती हैं। मैंने 2 इनको दे दिए। अब ये भाईजान ने कहा सर मुझे 5 हिस्से चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 जिसको। अच्छा इसको ये जो अमाउंट है मुझे ये बताइए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू 1 मिलियन होना ज्यादा बेहतर है कि ₹10 होना ज्यादा बेहतर है? जितनी छोटी हो उतना क्यों भला? शाबाश, ताकि ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके। याद रखें हमारे पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, छोटे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मिलियन रखूंगा ना तो शायद आप में से कोई 4-5 स्टूडेंट इसको बाय कर सके। लेकिन अगर मैं 100 मिलियन टोटल शेयर कैपिटल, एक ऑप्शन मेरे पास है क्या? 100 मिलियन टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू, ये टोटल शेयर कैपिटल है ना। एक ऑप्शन है 100 शेयर, ये पहले मेरे वाली एग्जांपल लीजिएगा, नीचे वाली 100 शेयर्स ऑफ ₹1 मिलियन ईच। मुझे बताइए इस पूरे बिजनेस के 100 हिस्से करके हर एक की 1 मिलियन वैल्यू दूं, फिर ज्यादा इन्वेस्टर मेरे पास आएगा या ये भी 100 मिलियन बन जाएगा, ये भी 100 मिलियन बन जाएगा। समझ आ रही है? या कि मैं इस बिजनेस के 10 मिलियन हिस्से करूं, शेयर मीन हिस्सा, पार्ट 10 मिलियन हिस्से करूं 10 का, वो भी 100 मिलियन ही कैपिटल बनेगा टोटल, और फिर बेचूं। बताइए कैसे इन्वेस्टर? ऊपर वाली ऑप्शन ए, नीचे वाली ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। इसमें अगर किसी के पास इवन 10 रुपए भी है ना, वो भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कंपनीज का जो टोटल शेयर कैपिटल है ना वो समटाइम 1000 मिलियन हो सकता है, लेकिन जब आप उसके एक शेयर की वैल्यू देखेंगे ना वो 10 रुपए होगी, या कभी 50 या कभी 100 भी हो जाती है। किस वजह से है? ताकि छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट,
कंपनी को तो इससे मसला ना पैसे आने चाहिए, वो पैसे 10 बंदों की तरफ से आए, 1000 बंदों की तरफ से आए, उन्हें क्या, एक दफा आ गए बैंक में तो ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपने जो टोटल शेयर कैपिटल रजिस्टर करवाया रजिस्ट्रार के पास, उसको स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। वो स्मॉलर पार्ट्स आपकी अपनी मर्जी होती है, 100 मिलियन है, चाहे 10 रुपए का स्मॉलर पार्ट बना लें, चाहे 100 का बना लें, चाहे 50 का बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इस टोटल अमाउंट को कहते हैं शेयर कैपिटल, और ये जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं शेयर्स, और ये ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। और एक कंपनी का प्लस पॉइंट बताऊं, शेयर का प्लस पॉइंट बताऊं, आपने फर्ज कीजिए कहीं पे सोल प्रोप्राइटर है, मैं आपसे पूछता हूं आप मालिक है, क्या सबूत है आपके पास आप मालिक है? नहीं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर पार्टनरशिप है, क्या सबूत? कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल होता है उन लोगों को। और अगर आप पार्टनरशिप में से पार्टनर बेचना चाहे अपना इंटरेस्ट, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, दूसरे पार्टनर की मर्जी के बगैर नहीं बेच सकते, बाउंड होते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास सबूत होता है। वो क्या सबूत होता है? ये प्री प्रिंटेड शेयर, छोटे छोटे, ये जैसे आपके पास 100 का नोट होगा ना, 100 का नोट होगा, इसी तरह के होते हैं, मिलते, यानी इंफॉर्मेशन इसी तरह की होती है। नोट की तक वो कागज के ऊपर छपा होता है, कंपनी का नाम होता है, अमाउंट होती है, और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास, वो कंपनी इशू करती है आपको, उसे कहते हैं शेयर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? शेयर। भाई शेयर का कंसेप्ट समझ आया? शेयर कैपिटल का कंसेप्ट समझ आया? अच्छा, अगर लॉ में जो शेयर की डेफिनेशन लिखी है मैं आपको बताऊं, आप हंसेंगे तो नहीं। लॉ क्या कहता है, शेयर क्या है, सुनिएगा जरा। अच्छा, हंस चाहे ले, लेकिन आप इसमें से गलती नहीं निकाल सकेंगे। लॉ कहता है शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। बताइए समझ आती है? एक शेयर मीन्स शेयर, हिस्सा, इन किसमें? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में जो एक हिस्सा होता है वो शेयर है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो इस बात का सबूत है कि आप कंपनी के लीगल ओनर हैं, और आप इसको किसी को बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। इसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है ना, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जैसे फर्ज कीजिए कि अगर, वैसे गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज नहीं होती, आपने अक्सर सुना होगा, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी नहीं है। फर्ज कीजिए अगर ये पब्लिक कंपनी होती और मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते, तो ये शेयर कुछ इस तरह का होता, 50 का, ठीक है। इसके ऊपर वो कंपनी का किसी हो सकता है, वो फाउंडर की, डायरेक्टर की तस्वीर लगी होती, तस्वीर वैसे लगी नहीं होती, ठीक है। तो ये इसमें जैसे ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है ना, कंपनी के शेयर्स पे भी सीरियल नंबर होता है। शेयर, ये देख ले, देख, कभी कभी देखने को मिलता होगा ना, खूब देखे। हाँ, उसी तरह शेयर के ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, और यहां पे आपका नाम भी लिखा होता है कि ये शेयर इस नंबर का आपके नाम पे है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से। और ये जो ऊपर 50 रुपए लिखा है ना, ये है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। लेकिन याद रखें, फेस एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में फर्क है। जैसे इसकी फेस वैल्यू क्या है? 50, लेकिन अगर इसके ऊपर लिखा हो ईद मुबारक, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बाज़ औक़ात फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में फर्क होता है, ठीक है। वो बहरहाल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदना है 100 रुपए वाला, उसकी फेस वैल्यू 100 ही है, लेकिन अगर उसके ऊपर 10,000 का इनाम निकला है, तो उसकी मार्केट वैल्यू 10,100 हो जाएगी।
लेकिन मार्केट उसी तरह शेयर की भी फेस वैल्यू कुछ हो रहा है, लेकिन हम फेस वैल्यू के ऊपर ही फोकस करेंगे पूरे सिलेबस में। मार्केट वैल्यू और चीज है। भाई ये शेयर कैपिटल समझ आ गया? शेयर कैपिटल आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है। शेयर कैपिटल क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी का है कि ये तो कागज का टुकड़ा है। प्रॉपर्टी तो वो है जो घर मेरे नाम पे है, प्रॉपर्टी है जो मैं उसमें मेरे राइट्स हैं, मैं जाके रह सकता हूं, वहां पे किराए पे दिया हुआ है, मुझे वहां से किराया आता है, वो है मेरी प्रॉपर्टी जिसपे मेरे राइट्स हैं। बिजली का बिल आता है, मैं अदा करता हूं, मेरी लायबिलिटी है, वो है मेरी प्रॉपर्टी। मैं अगर उसको बेचना चाहूं बेच सकता हूं, वो है मेरी प्रॉपर्टी। तो मैं कहूंगा ये सारी चीजें तो शेयर में भी होती हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। आपके राइट्स क्या हैं? भाई आप कंपनी के मालिक हैं, सबसे बड़ा राइट क्या होगा? जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो डिविडेंड मिलेगा। भाई आप कंपनी के मालिक हैं, और राइट क्या है? अगर कंपनी के फैसले हो रहे होंगे आप उन फैसलों में जाके हिस्सा ले सकते हैं। जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको डिविडेंड मिल सकता है। आप वोटिंग किसी मैटर के ऊपर वोट वगैरह होगा, आप उसमें अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये राइट्स और लायबिलिटीज भी हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपकी कुछ लायबिलिटीज भी हैं। जैसे अगर आपने कहा था कि जरूरत पड़ने पे मैं कंपनी में एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करूंगा और जरूरत पड़ जाए तो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे, आपकी लायबिलिटी है अगर आप कहें तो। अगर आपने नहीं कहा हुआ तो फिर नहीं लायबिलिटी। ये इरिडीमेबल है, शेयर्स पे राइट्स भी है। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? वापस नहीं करना है। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए, 2 दिन बाद इनको पसंद नहीं आए, ये वापस करने के लिए आ गए, तो कंपनी ने बड़ा बड़ा लिखा होगा वापसी की सहूलत नहीं है, शेयर्स आर इरिडीमेबल, वापस नहीं हो सकते। कंपनी को शेयर वापस, इन्होंने कहा अच्छा तो मुझे पसंद नहीं है, मेरा इरादा बदल गया, मैंने जान छुड़ानी है, मैं क्या करूं? तो कंपनी कहेगी आप किसी और इन्वेस्टर को ढूंढे, उसको बेच दें। शेयर्स इरिडीमेबल हैं लेकिन ट्रांसफरेबल हैं। इरिडीमेबल का मतलब क्या है? कंपनी को वापस नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफरेबल है मतलब किसी और को दे सकते हैं। कंपनी को इरिडीमेबल मतलब कंपनी को नहीं दे सकते शेयर्स, ट्रांसफरेबल का मतलब किसी और को दे सकते हैं। अब इन भाईजान ने पूछा मैं किसी और कहां से ढूंढूं उस बंदे को? कंपनी ने कहा ये पता बता, ये लो स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ। वहां पे दिन रात ऐसे लोग इकट्ठे होते रहते हैं जिन्हें कंपनी के शेयर्स बेचे बाय करने होते हैं, वहां पे बिक जाएंगे, विद इन सेकंड्स बिक जाएंगे। इरिडीमेबल और ट्रांसफरेबल में फर्क समझ आ गया? अब बताइए ट्रांसफरेबल होना अच्छी बात है कि नहीं है? ये पार्टनरशिप में नहीं होता था ना। पार्टनरशिप में तो आप फ्री दूसरों की इजाजत के बगैर ट्रांसफर नहीं यहां पे कर सकते हैं। भाई कुछ बात समझ आई? शेयर कैपिटल, शेयर के राइट्स होते हैं और लायबिलिटीज भी हैं। एक लफ्ज बोला जाता है शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर एक प्रॉपर्टी की तरह है, जिस तरह आप दूसरी प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह उस पे आपके कुछ राइट्स अगर आपके नाम पे हो, आपके राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसी तरह शेयर भी अगर आपके नाम पे हैं, आपके कुछ राइट्स हैं, आपकी लायबिलिटी, आप कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी के मुनाफे के हिस्सेदार हैं। आप जाके कह सकते हैं हाँ मैं भी हूं नेस्ले का मालिक, क्यों? मेरे पास नेस्ले का एक शेयर है, एक शेयर है। नहीं, मालिक हैं आप, बिल्कुल है। इसको दुनिया का कोई बंदा ना नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, कंपनी के अंदर जब अकाउंटिंग में क्वेश्चन करते थे ना आप सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सिंपल लिखते थे कैपिटल 100 मिलियन। लेकिन यहां पे चूंकि कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड होता है शेयर्स में, तो वो कहते हैं जब कभी आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, आप शेयर कैपिटल लिख के आगे 100 मिलियन लिखेंगे, आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा। क्यों? आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। जब कभी कोई भी आप पूछे ना इस कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, कितना है, आपने ये कभी नहीं कहना 100 मिलियन, आपने क्या कहना है? 10 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज
10 million shares of rupees is equal to 100 million. ये 10 million shares क्या कहलाता है? शेयर्स. ये ₹10 क्या कहलाता है? फेस वैल्यू. और ये 100 million क्या कहलाता है? अब वो कंसेप्ट जो हमेशा पेपर में पूछता है और इस दफा भी एग्जाम में पूछेगा, कंफर्म. चलें, आप इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, एक छोटे से सवाल, 2-3 सवाल पूछ लूं आपसे. ये एक कंपनी है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आपने इस कंपनी के 1 मिलियन शेयर खरीदा. आपकी शेयर होल्डिंग कितने % है? कितने %? 1 मिलियन शेयर खरीदे, 2 मिलियन शेयर खरीदे, 3 मिलियन शेयर खरीदे, 4 मिलियन शेयर खरीदे, 5 मिलियन शेयर कैपिटल खरीदा. ये है वो पॉइंट जिस पे आई कैब आपको फंसाएगा. कभी आई कैब बताएगा, सुनने, ये 3 चीजें हैं ना, कभी आपको बताएगा नंबर ऑफ शेयर जितने हैं, शेयर फेस वैल्यू इतनी है, शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें. कभी ये कहेगा, कभी कहेगा शेयर कैपिटल इतना है, फेस वैल्यू इतनी है, शेयर बताइए. जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे के कहेगा ए के पास 5 मिलियन शेयर्स हैं और बी के पास 5 मिलियन शेयर कैपिटल है, दोनों में से किसके पास ज्यादा राइट्स हैं? आप कहेंगे दोनों एक बराबर हैं, दोनों के पास 5 मिलियन है. फिर एग्जामिनर कमेंट्स में कहेगा भाई एक के पास 5 मिलियन शेयर्स थे जो कि 10 फेस वैल्यू के बाद 50 मिलियन बन जाते हैं, इसके पास 50% राइट्स थे, और जिसके पास 5 मिलियन शेयर कैपिटल है वो 5%, उसके पास 5% राइट्स थे. तो ये शेयर कैपिटल में और शेयर्स में घुमाएगा, लाजमी घुमाएगा जब तक आप घूमते रहेंगे. और अभी तक स्टूडेंट घूम रहे हैं, ठीक है. जब आप इसके ऊपर काबू पालेंगे फिर वो कोई नया तरीका वारदात सोचेगा, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर ये गलतियां करते रहेंगे वो इसी में आपको टेस्ट करता जाएगा. फिर शेयर्स वाली बात समझ आ गई. चलिए, अब मेरा ख्याल है यहां तक. हाँ, कोई जल्दी नहीं है हमें. आपको बताया था ना हमारा सिलेबस बड़ी मुश्किल से कब खत्म होगा? 30 जुलाई को बड़ी मुश्किल से खत्म होगा. क्यों भला? अगर रूटीन के मुताबिक चलें तो ये 15 जुलाई को ही खत्म हो जाए, लेकिन हमने 15 जुलाई को नहीं खत्म करना, इसको खींचना है और बड़ी मुश्किल से कहां तक लेके जाना है? 30 जुलाई तक. भाई ये समझ आ गई चीजें. चलिए, अब आपने घर जाके जो चीज समझाई है ना वही पढ़नी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में. आज आपने घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में रीडिंग कर, लेकिन जो चीज नहीं पढ़ाई ना उसको देखना भी नहीं. शुरू में एक आधी कोई डेफिनेशन है, कंपनी का मतलब क्या है, वो देखना भी नहीं है. सिर्फ डायरेक्ट फीचर्स के ऊपर जाएं, फीचर्स पढ़ें, समझ आ जाए तो बेहतरीन. क्वेश्चन कोई नहीं करना, होम असाइनमेंट आपकी आज की कोई नहीं है. चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले जी. 1 by 1. ये फेस वैल्यू जो है ₹10, ये आपकी अपनी मर्जी. देखिए, शेयर की फेस वैल्यू होना रिक्वायर्ड है. वो 10 होगी कि 50 होगी कि 100 होगी, ये कंपनी के शेयर होल्डर की मर्जी होती है. वो जो रजिस्टर करवाना चाहे करवा सकते हैं. बल्कि अब आपने पूछा है तो आपको एक एडवांस कंसेप्ट ना बता दूं. अगर आपका दिल करे, कुछ शेयर होल्डर कहें यार नहीं एडवांस हो जाएगा, छोड़ दो, हाँ चले रहने दो. कुछ कहें 10 रुपए वाला शेयर बनवाना है, कुछ कहें नहीं 50 वाला बनवाना है. दोनों भी बनवा सकते हैं. कंपनी के शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा 10 रुपए का शेयर होगा और कुछ हिस्सा 50 रुपए का होगा. नहीं समझ आई ना बात? इसीलिए कहा था मुश्किल है, नहीं समझ आने. नहीं समझ आई ना? कहा छोटे दफा करे गोली मारे. सिर्फ ये जैसे 10 मिलियन शेयर ऑफ ₹10. ठीक है जी, ये हमारी मर्जी, हम चाहे 10 कर ले, चाहे 50 कर ले, चाहे 100 कर ले. और की क्वेश्चन?
5% कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी, वो क्या हुआ? नहीं, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास इस कंपनी के 5 मिलियन शेयर्स हैं, परसेंटेज कितनी है आपकी? और अगर मैं कहूं आपके पास 5 मिलियन रुपीस शेयर कैपिटल है, ये हाजा, ये शेयर कैपिटल, ये हाजा शेयर, हाँ नहीं समझ आई क्या नहीं है? मेहरबानी। और कोई क्वेश्चन? जी जी, एक डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये कल पढ़ेंगे, मुश्किल सा लफ्ज़ है, कल पढ़ेंगे। जी जी। आपने कहा कि कंपनी जो लायबल है फॉर इट्स टैक्स, फिर आपने कहा कि शेयर होल्डर्स भी लायबल होते हैं अपने टैक्स के लिए। अगर कोई हो, हाँ बिल्कुल ठीक, अगर कोई हो। बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, नहीं छोड़ दें, ये कल डिस्कस करूंगा पॉइंट। बिल्कुल उनका क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कंपनी अपने एसेट लायबिलिटी की खुद लायबल है, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात शेयर होल्डर पता क्या होते हैं? कुछ शेयर होल्डर होते हैं गरीब, वो कहता है हमारे पास ना 10 रुपए भी नहीं है, तो कंपनी उनसे कह सकती है अच्छा चलो 6 रुपए अभी दे दो, 4 बाद में दे देना। तो क्या इन लोगों की लायबिलिटी है कि ये 4 रुपए जब जरूरत पड़े कंपनी को, कंपनी आवाज लगाए भाई 4 रुपए दे दो, ये दे दे, ये वो लायबिलिटी है। जी चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।